हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जो आज की सीरीज चलेगी अब वेल्डिंग क्वेश्चन की चलेगी, ठीक है। सारे दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप वेल्डर ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं, आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो हम करेंगे दोस्तों, ये वीक फर्स्ट का सारा जो सिस्टम होगा, वीक फर्स्ट का सारा करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि होती है। तो वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो प्रशिक्षण अवधि होती है आपकी कितनी? 1 वर्ष की, ठीक दोस्तों। यहाँ देखिए पढ़िए, वेल्डर थ्योरी की प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की होती है। सीटीएस के अंतर्गत वेल्डर ट्रेड आईटीआई के माध्यम से पैन इंडिया पर चल रहे हैं। सभी लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है। यह पाठ्यक्रम 1 वर्ष की 2 सेमेस्टर अवधि का है। इसमें मुख्य रूप से ट्रेड का कोर क्षेत्र शामिल है। ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करने के पश्चात ट्रेनीज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले एनसीबीटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। जिसको एनसीबीटी सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं। एनटीसी से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों आप जो है वेल्डर ट्रेड थ्योरी का 1 वर्ष में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एनसीबीटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दोस्तों क्वेश्चन आया है डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में आया है आपका, और ये 2019 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधाएं कौन सी होती है? तो सुविधाएं दोस्तों, कहीं पे दोस्तों पुस्तकालय, कहीं छात्रावास, कहीं चिकित्सा, ये सभी। तो दोस्तों इन तीनों में से अगर ये सभी ऑप्शन लिखा आ जाए तो ये सभी मारना है। अगर इन तीनों में से एक भी आ जाए तो वहाँ पे आप टिक मार के आ सकते हैं, ठीक है। छात्रावास यानी हॉस्टल, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, और चिकित्सा यानी मेडिकल सुविधाएं आदि प्रदान की जाती है। कहीं कहीं दोस्तों ये तीनों में से आपको ना हॉस्टल मिलेगा, ना चिकित्सा मिलेगी, ना पुस्तकालय मिलेगी। सिर्फ आप जा सकते हैं और पढ़ के वापिस आ सकते हैं, ठीक है। और कहीं ये तीनों भी आपको मिल सकती है। तो प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को पुस्तकालय, छात्रावास, चिकित्सा आदि सुविधाएं दी जाती है। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं को प्रयोगशाला की भी सुविधा दी जाती है। सभी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए कई मशीनों और औजारों का प्रयोग जो है सुविधाएं दी जाती है। यानी दोस्तों आपको प्रयोगशाला यानी वर्कशॉप दी जाती है। ये तो दोस्तों वर्कशॉप के बिना आपका काम होगा नहीं, तो वर्कशॉप आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कई प्रकार की मशीनें आपको देखने को मिलेगी आपकी वर्कशॉप में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की डैश ओजोन को परिवर्तित करती है। तो किसको परिवर्तित करती है? तो ऑक्सीजन को परिवर्तित करती है। कैसे? आर्क में उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। वेल्डिंग आर्क में हानिकारक जो किरणें होती है कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें निकलती है। अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों तथा त्वचा को हानि पहुंचाती है, अतः अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणों से सुरक्षा के लिए उचित प्रकार का फिल्टर का प्रयोग जो है करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया के समय वेल्डर वेल्डिंग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों तथा दूषित धूल युक्त हवा में श्वास लेता है, जिसका वेल्डर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में 2014 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो जो वेल्डर है उसको स्वच्छ वातावरण देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करते हैं। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग बूथ का प्रयोग किया जाता है।
वेल्डिंग बूथ में हवा जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड से जानी चाहिए। जिंक, सीसा, कैडमियम तथा तांबे के ऑक्साइड बहुत जो है हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो कौन से ऑक्साइड हानिकारक होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो जिंक, सीसा, कैडमियम, तांबे के ऑक्साइड जो है बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसरो टेक्नीशियन बी में क्वेश्चन पूछा गया 2017 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव के का निम्न में से कौन सा साधन है? तो कौन सा साधन है आपका? रेत। वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए निम्न में से जो है पानी, रेत तथा मिट्टी साधन है। वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए निम्न साधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में रेत है तो रेत में आ रहेंगे, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन का करेक्ट आता, पानी, मिट्टी, रेत। लेकिन वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव के लिए निम्न में से कौन साधन है? इसमें ऑप्शन जो है इसका गलत दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाई ऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर, पानी से भरा हुआ एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कर सकते हैं वेल्डिंग के प्रक्रम में आग को बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रक्रम को क्या कहते हैं? अनियंत्रित यानी जिसपे आपका कोई कंट्रोल ना हो, वह दुखद यानी दोस्तों दुख तो होता है, कोई दुखद घटना हो जाती है तो। ठीक है, अनजाने में हुए प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? दुर्घटना बोलते हैं। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रक्रम को दुर्घटना कहते हैं। कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों पर निरंतर कार्य चलते रहते हैं। कारीगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य के लिए शीघ्रता से आते जाते रहते हैं। कार्य करने के स्थान पर कहीं तेल पड़ा होता है, अतः प्रत्येक कारीगर को कारखाने में उपलब्ध सुविधा साधनों का पूर्ण जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन का आप ध्यान रखेंगे अगर आप जो है वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, मानव स्वभाव में बसी विशिष्ट स्वभाव क्या है? तो विशिष्ट स्वभाव जो क्या होती है? जिज्ञासा होती है। ठीक है, मानव स्वभाव में बसी जो विशिष्ट स्वभाव कौन सी है? जिज्ञासा होती है। परंतु इस पर कारखाने के कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिज्ञासा वाला व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार होता है। आपने देखा होगा जो उत्सुक होते हैं वो जल्दी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा उत्सुक नहीं होना, जो काम आपको बताया गया वही काम आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो आपको दोस्तों हर एग्जाम में फायदा करेगा, चाहे आपके पास कोई भी एग्जाम आता है टेक्निकल एग्जाम से। देखिए, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में ही डैश का अभ्यास करना चाहिए। तो किसका अभ्यास करना चाहिए? तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही डैश का अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग पे हो तभी आपको सुरक्षा सेफ्टी का सब पता हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करना चाहिए। कुछ सुरक्षात्मक उपाय निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, कार्यशाला में सदैव जो है बूट पहनकर चलना चाहिए। बूट यानी जूते पहनकर चलना चाहिए। कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर नहीं चलना चाहिए। किसी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने पर परिणाम क्या हो सकता है? डीआरडीओ टेक्नीशियन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम दुर्घटना हो सकता है। किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को न चलाएं, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना का कारण जो है बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बीमा कंपनी से पैसा कमाने को उंगली काट लेना, ये जो है दुर्घटना नहीं कहलाती। बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली को काट लेना ये घटना या दुर्घटना का कारण नहीं होती। स्वयं अपने लाभ उठाने के लिए की गई घटना को दुर्घटना का कारण नहीं कहते। किसी मशीन पर कार्य करते समय आकस्मिक हुई घटना को ही दुर्घटना का नाम देते हैं। ठीक दोस्तों, कई होते हैं ऐसे सिरफिरे। कार्यशाला में औजारों का असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से डैश की संभावना बनी रहती है।
कार्यशाला में औजारों का असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से डैश की संभावना किसकी बनी रहती है? दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कार्यशाला में औजारों को असुरक्षित अवस्था में उपयोग में होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कार्यशाला में प्रयोग की जाने वाली मशीनों तथा मशीनों का पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी प्रक्रिया जो है सबसे सम्मिलित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी में सब आ जाएंगे। वायु मार्ग साफ होना, श्वास पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रखा है। कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया में वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना, उपरोक्त सभी प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन में यानी बनावटी सांस क्रिया में। कृत्रिम श्वसन क्रिया की 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार की: सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा कृत्रिम जो है सांस हम बना सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? अधिक फुर्तीला होना जो है दुर्घटना का कारण नहीं माना जाता है। अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं है। वेल्डिंग प्रक्रिया में दुर्घटना के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कौन कौन सी? असावधानी, जिसको बोलते हैं केयरलेसनेस, अरुचि, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, काम करने का तरीका और स्वच्छता की कमी, ये जो है दुर्घटना का कारण ये सब बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड जो है प्रदान करनी चाहिए। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति की अवस्था के अनुसार किया जाता है। घायल अवस्था में डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि डॉक्टर के आने में देरी होती है तो घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार उसको देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है वेल्डिंग शॉप में आग लगने का? गर्म स्लैग और इलेक्ट्रिक आर्क, यही 2 होते हैं। वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण जो है गर्म स्लैग तथा इलेक्ट्रिक आर्क होता है। इसके साथ साथ वेल्डिंग शॉप में खुली ज्वाला में मेटल से स्पार्क से या छिटकी हुई गर्म मेटल से आग लग सकती है। कारखानों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी कभी कभी आग लग सकती है। फ्यूल गैस या एसिटिलीन गैस के रिसाव के कारण भी आग जो है लग सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवीय शरीर का अवरोध लगभग कितना होता है? यानी मानवीय शरीर कितने जो है अवरोध का काम कर सकती है? तो आपका आ जाएगा 600 ओम। ठीक है, कितना ओम? 600 ओम। यहाँ देखिए और डिटेल में 600 ओम। मानव शरीर का अवरोध लगभग जो है 600 ओम होता है। 0.1 एम्पियर से अधिक की धारा इसे समाप्त कर सकती है। इस प्रकार 60 वोल्ट से अधिक का कोई भी स्रोत 0.1 एम्पियर से अधिक धारा देगा। अतः 60 वोल्ट से अधिक वोल्टता को अर्थ करने के लिए विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। निम्न में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्ट का अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है? यानी 60 वोल्ट से अधिक। ठीक है, 60 वोल्ट से ऊपर जाते हैं तो सारे जो है विद्युत सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वेल्डिंग उपकरणों का ठीक प्रकार से अर्थ होना चाहिए। तारों का इंसुलेशन ठीक प्रकार का होना चाहिए। इलेक्ट्रिक होल्डर पूरी तरह से ऊष्मा के कुचालक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? संपर्क स्थान पर मामूली जलन होती है। यहाँ देखिए, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक पर व्यक्ति पर प्रभाव जो है व्यक्ति के संपर्क स्थान पर, यानी अपने हाथ में छुआ है तो हाथ में मामूली जलन होगी। अगर पैरों में आपको लग गया है तो पैरों में थोड़ी सी मामूली जलन होगी। विद्युत झटका की तीव्रता शरीर में से गुजरने वाली धारा के स्तर पर समय पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो क्या नहीं देना चाहिए उसको? ना उसको चाय देना चाहिए, ना कॉफी देना चाहिए, ना पानी देना चाहिए। बिजली का झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफी आदि पेय पदार्थ उसको नहीं पिलाना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर ये बना हो, जैसे सिर बना हुआ है इसका, तो ये कौन सा चेतावनी चिन्ह है? विषाक्तता का है, ठीक है। विषाक्त यानी जहर का एक खतरे वाला चिन्ह जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन, जो चित्र वाले हैं, चित्र वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं। यह भी है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का संकेत है? तो अनिवार्य संकेत है आपका। कौन सा है? अनिवार्य संकेत। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत अनिवार्य प्रकार का संकेत है। अनिवार्य संकेतों के द्वारा कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, यानी ग्लव्स का साइन दे रखा है, जिससे कारीगर इन संकेतों को सहज समझकर आसानी से कार्य कर सके। ये देखिए चित्र में प्रदर्शित संकेत है, ये कौन सा संकेत है? तो ये आपका है सूचनात्मक संकेत। चित्र में प्रदर्शित संकेत सूचनात्मक संकेत प्रदर्शित करता है। ये संकेत सुरक्षा संबंधित था वर्गाकार आकृति में होते हैं। इन्हें हरी पृष्ठभूमि यानी इसका बैकग्राउंड हरा होता है, या सफेद रंग की आकृति व सफेद पृष्ठभूमि, यानी ये जो समझा रखा कि इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा यह लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आपने देखा होगा रोड के ऊपर, चाहे आपने कई बड़ी फर्म में गए होंगे तो वहां भी देखा होगा आपने। ये दोस्तों जो इसे बोलते हैं प्रदर्शित संकेत, जिसे सूचनात्मक संदेश भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरी का ब्लेड बना है, तो ये कौन सा है? सुरक्षा संकेत कौन सा है ये? तो ये आएगा आपका एडजस्टेबल गार्ड। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत एडजस्टेबल गार्ड को प्रदर्शित करता है। ये संकेत नीले पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं, जैसे हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने आदि अनिवार्य संकेत जो है ये प्रकट करते हैं। जहर के खतरे के लिए निम्न में से कौन सा चिन्ह, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा चिन्ह आपको है, तो जहर के खतरे वाला बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको घुमा घुमा के आएगा। देखिए जैसे कि ये आपका बी ऑप्शन आपने जो लगाया था पीछे, बी ऑप्शन से होगा। जहर खतरे के लिए आपको इस प्रकार का जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों के माध्यम से चेतावनी यानी वार्निंग दी जाती है। ये संकेत त्रिभुजाकार होते हैं। इसमें पीली पृष्ठ आपने जो लगाया था पीछे, बी ऑप्शन से होगा। जहर खतरे के लिए आपको इस प्रकार का जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों के माध्यम से चेतावनी यानी वार्निंग दी जाती है। ये संकेत त्रिभुजाकार होते हैं। इसमें पीली पृष्ठभूमि होती है, यानी पीली जो है बैकग्राउंड होती है, येलो बैकग्राउंड होता है, या काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्र जो है विकिरण के खतरे को प्रदर्शित करता है? विकिरण के खतरे कौन सा प्रदर्शित करता है? ये पंखे वाला आपका हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। चित्र डी में विकिरण के खतरे को प्रदर्शित करता है। वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें मिली होती है, जो आंखों, त्वचा को दोनों को हानि पहुंचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक संकेत में के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है? हरी होती है। इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है? हरी होती है, याद रखेंगे आप। सूचनात्मक संकेत के संबंध में इनकी पृष्ठभूमि जो हरी होती है, यह संकेत सूचना संबंधी होते हैं तथा वर्गाकार आकृति के होते हैं। कुछ सूचनात्मक संकेत जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजा, प्रतीक्षा स्थल आदि होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह 445 वॉट के खतरे को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा चिन्ह जो है 445 वॉट के खतरे को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेतावनी चिन्ह। निम्न में से 445 वॉट के खतरे को चेतावनी चिन्ह प्रदर्शित करता है। इन संकेतों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि यह संकेत त्रिभुजाकार होते हैं। कुछ चेतावनी संकेत जैसे आग का भय, बिजली के झटके तथा भय, विषैले पदार्थों को भय आदि को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? तो पट्टियाँ, रुई, डिटॉल, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक आपका पट्टियाँ, रुई, डिटॉल आदि सभी हो जाएंगे। किसी गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करते समय सर्वप्रथम ABC का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ABC का ध्यान रखना चाहिए। ABC मतलब क्या होता है? ए मतलब ए फॉर एयर वह ध्यान रखे कि उसके मुंह, नाक, गले पर कोई अवरोध ना हो, ठीक है।
बी फॉर यानी ब्रेथिंग, यह जांच कर ले कि पीड़ित व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई ना हो, यदि ना हो तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए। सी मतलब सर्कुलेशन, यह जांच ले कि पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, तो दोस्तों ये ABC जो फॉर्मूला है इसका आप यूज करेंगे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बेहोश देखते ही श्वास देखेंगे कि श्वास चल रही है या नहीं। बेहोश व्यक्ति को पहले हम चेक करेंगे उसके की सांस चल रही है नहीं। बेहोश मिले व्यक्ति को सर्वप्रथम ये देखेंगे कि उसकी श्वास चल रही है या नहीं। यदि श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को बुलाकर व्यवस्था करना चाहिए तथा पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल युक्त फर्श को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी रेत से। तेल युक्त फर्श को रेत द्वारा साफ करना चाहिए। रेत से साफ करने पर पैरों में स्लिप कम होता है। सॉफ्ट फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है या कार्यशाला में सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वास प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए। मुंह से मुंह श्वास प्रक्रिया में सर्वप्रथम पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। अब उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरते हैं। हवा बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो हवा है वो बाहर की ओर नहीं निकलना चाहिए। निम्न से प्राथमिक उपचार है, तो कौन सा प्राथमिक उपचार हो जाएगा आपका, तो प्राथमिक उपचार हो जाएगा आपका दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता आपकी कहलाएगी क्या, प्राथमिक उपचार कहलाएगी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता ही प्राथमिक उपचार कहलाती है। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति की अवस्था के अनुसार किया जाता है। साधारण चोट लगने की दशा में उपचार के लिए निम्न दवाइयाँ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखनी चाहिए। पट्टियाँ, रुई, डेटॉल, स्प्रिट, स्ट्रेक्चर, आयोडीन, कैंची, ड्रॉपर आदि ये सारी चीज़ आपको रखनी चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है, तो सरलतम विधि कौन सी जाएगी, मुंह से मुंह श्वास देना सबसे सरलतम विधि है, कृत्रिम श्वास की सबसे अच्छी विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया सरलतम विधि मुंह से मुंह श्वास देना है। कृत्रिम श्वास की क्रिया 4 प्रमुख विधियों में निम्न प्रकार की है। पहला सिल्वेस्टर विधि, दूसरा सैफर विधि, तीसरा जो है मुंह से मुंह हवा भरना, और चौथा आपका कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया में 2 स्थितियों का प्रयोग करके मुंह से मुंह हवा भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करना। ठीक है, तो आपकी कृत्रिम श्वसन क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में से कृत्रिम श्वसन की विधि को प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सी विधि प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिल्वेस्टर विधि। इस प्रकार से पकड़ा हुआ आपको चित्र देख लिया, तो कौन सी विधि हो जाएगी, सिल्वेस्टर विधि हो जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कृत्रिम श्वसन सिल्वेस्टर विधि को प्रदर्शित करता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी कारणवश आग से जल जाता है, ठीक है, तथा उसके सीने पर यानी चेस्ट में छाले पड़ जाते हैं। इस विधि से पीड़ित व्यक्ति की पीठ के बल लटाया जाता है तथा उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे उसका सीना ऊपर उठ जाए। फिर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए, तो कितनी बार दोहराना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12 बार दोहराना चाहिए। ये दोस्तों DRDO टेक्नीशियन बी में 2019 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहराना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित व्यक्ति पीठ पर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं।
अब ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों इस तरह का बना होगा। सामान्यतः आग 3 घटकों पर निर्भर करती है, चित्र में प्रदर्शित x घटक का नाम बताइए। तो ईंधन है उसमें, और क्या चीज चाहिए आपको आग को जलाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन चाहिए। और सामान्यतः आग 3 घटकों पर निर्भर करती है, चित्र में प्रदर्शित घटक x ऑक्सीजन है। सामान्यतः किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ईंधन के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है, ईंधन के जलने से क्या होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों।